हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको अपने प्यारे से इस चैनल पे मैं आपको स्वागत करता हूं, जिसका नाम है @science with आलोक। ये मेरे चैनल का नाम है। देखिए दोस्तों, मैं ना ही तो आपको से लाइक मांगता हूं, ना ही सब्सक्राइब मांगता हूं। आपको अच्छा लगेगा तो वो चीज़ आप खुद ही कर दीजिएगा। बस अब मैं आपको से मांगता हूं कि बस आप कमेंट में ये बताइए कि मेरी जो बात पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की लाइनों पे। ठीक है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। यदि शक्कर और नमक का विलयन बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो कोशिका से जल कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। आपको याद होगा, अगर मटेरियल जो है सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करती है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। इस पर मैंने तीनों ही कंसेप्ट आपको बतला दिए थे: अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासरण दाबी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। मैंने ये सारी चीज आपको पढ़ा करके रखा है। ठीक है। अब आइए वही तीनों का यहाँ पर डिस्कस किया गया है और कुछ उन्हीं पॉइंट्स पे यहाँ पर कुछ दिए गए हैं एक्टिविटी। तो उन एक्टिविटी को भी मैंने ले लिया है और जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आएगा मैं उस क्वेश्चन आंसर को भी लेते चलूंगा। ठीक है। अब आइए मेरे साथ। विलयन में रखे तो क्या होगा। निम्नलिखित तीनों घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। ठीक है। यदि आप रखें तो तीन ऐसी कंडीशन होंगी जिससे कोशिका का आकार में परिवर्तन हो सकता है। अब आइए सबसे पहली कंडीशन पे। पहला, यदि हम किसी कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में नमक अथवा शक्कर की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा। तनु मतलब होता है डाइल्यूट। ठीक है। तो डाइल्यूशन कहने का अर्थ यह हुआ कि पानी की मात्रा उसमें ज्यादा है। तो कहता है कि मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा जल कोशिका के अंदर चला जाएगा और नतीजा क्या होगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं और नतीजा ये मिलेगा कि कोशिका फूल जाएगी। तो अब अगला पॉइंट बोल रहा है कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन के लिए स्वतंत्र होती है। क्योंकि जल के अणु कोशिका के दोनों ओर आवागमन के लिए स्वतंत्र होती है तो कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि यह अपने द्वारा चुने गए पदार्थों को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। जिस पदार्थ को सेलेक्ट करता है वही पदार्थ आ जा सकता है। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से अधिक होगी। कह रहा है कि लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि कोशिका के अंदर जल गया और कोशिका फूलने लगेगी। कोशिका के अंदर जल गया और कोशिका क्या होने लगेगी, फूलने लगेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि कोशिका के अंदर जल का कंसंट्रेशन कम था और उसके बाहर जो है सो कंसंट्रेशन अधिक था। तो मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आ गया, लो कंसंट्रेशन की ओर, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ये मैंने कल की वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था। सेकेंड पॉइंट ये बन सकता है कि कोशिका का आकार ना तो चेंज होगा और ना तो फूलेगा और ना ही कम होगा। तो उस स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग समपरासरण दाबी विलयन। वो कहीं मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर है समपरासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम वाले विलयन में रखा जाए जिसमें बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। ठीक है। मतलब कि अंदर का कंसंट्रेशन और कोशिका के अंदर का कंसंट्रेशन और कोशिका के बाहर का कंसंट्रेशन यदि बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, समपरासरण दाबी विलयन कहा जाता है। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई शुद्ध गति नहीं हुई, क्योंकि जितनी मात्रा में जल अंदर आया उतनी ही मात्रा में जल बाहर चला गया। ऐसा क्यों, ऐसा किस प्रकार हो पाया, क्योंकि जितनी मात्रा जल के अंदर था कंसंट्रेशन, उतनी ही कंसंट्रेशन की मात्रा जो था वो कोशिका के बाहर था। तो नतीजा ये हुआ कि जितनी मात्रा में कोशिका के अंदर जल आया उतनी ही मात्रा में कोशिका के बाहर जल चला गया, जिससे कि कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। तीसरी पार्ट में क्या हो सकता है, तो आइए देखिए, यदि कोशिका का बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, सांद्र का आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था गाढ़ेपन होता है। कह रहा है कि यदि कोशिका का बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र या गाढ़ेपन है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो जल परासरण द्वारा जल कोशिका से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो अति परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं, जिसमें कोशिका के अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वह ज्यादा होगा और कोशिका के बाहर किसी भी मटेरियल का कंसंट्रेशन कम होगा। तो कोशिका के अंदर से जल कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि पदार्थ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट करता है, गति करता है। तो कहता है अब यहाँ पर कि विलयन अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका के दोनों ओर आ जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में अधिक जल कोशिका से बाहर जाएगा और कम जल कोशिका के अंदर आ जाएगा, इसीलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्लियर है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है परासरण। इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। परासरण जो है वो विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें गति वर्णात्मक झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें गति वर्णात्मक झिल्ली द्वारा होता है और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है परासरण। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परासरण और विसरण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में ही मटेरियल का फैलाव होता है, दोनों ही मटेरियल का स्प्रेड होता है, फैलते दोनों ही कंडीशन में है। बस यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जब कोई मटेरियल एक मेम्ब्रेन के आर पार गति करने लगता है तो उसे परासरण कहा जाता है। ठीक है। अब इस पर एक एक्टिविटी मैंने देख रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी बुक में देख करके रखा है 5.3। ठीक है, और ये एक्टिविटी आपको बहुत काम की है क्योंकि इसका यूज आपको 10th क्लास में भी आ जाएगा। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक का अर्थ क्या हुआ, तनु हाइड्रोक्लोरिक का अर्थ हुआ कि उसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो उसे तनु कहा जाएगा। अंडे का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उसके कवच को हटाकर उसके अर्थात कि इसके अंडे के कवच को हटाओ। इस कवच का अधिकांशतः अंडे का कवच किसका बना होता है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे एक पतली बाह्य त्वचा अंडे को घेरे रखती है। कह रहा है कि एक पतली बाह्य त्वचा अंडे को घेरे रखती है। अंडे को 5 मिनट के लिए शुद्ध जल में रखें। अंडे को 5 मिनट तक शुद्ध जल में रखें और इसके बाद इसका अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाती है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चली जाती है। परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर आ जाएगा जिससे अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इस एक्टिविटी 5.3 का ए में बता रहा है कि यदि अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ, इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो एक पतली बाह्य त्वचा आपको मिलेगी, अंडे को घेरे रखती है। अंडे को 5 मिनट तक शुद्ध जल में रखें और इसके बाद इसका अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि अंडा फूल जाती है क्योंकि अंडा के अंदर जल चला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब उसे मैंने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा और रखने के बाद उसका अंडा क्या हो गया, रखने के बाद उस अंडे के कवच क्या हो गया, अंडे के कवच हो जाएगा गायब। तो देख लीजिए इसका एक रिएक्शन भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे HCl एसिड में आप अंडे के कवच को अगर आप डालते हैं तो क्या बनता है सब्सटेंस, वो देख लीजिए। ये बनाएगा आपका CaCl2 प्लस में H2O और साथ में देगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो अंडे का जो कवच था वो हो जाएगा गायब। ठीक है, तो कहता है कि जैसे ही आप HCl में अंडे को डालते हैं तो अंडे का कवच गायब हो जाएगा। और जब उस अंडे के कवच गायब हो जाएगा तो उसके ऊपर एक पतली झिल्ली रहेगी। अब उसे 5 मिनट तक शुद्ध जल में डाल करके रख दीजिए। तो जो शुद्ध जल में डाल करके रखेंगे उसके बाद आप उसको अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि अंडा पहले के अपेक्षा फूल जाएगी क्योंकि अंडे के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम था और अंडे के बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था। तो जल बाहर से अंदर आ गई। क्लियर है।
जिससे अंडा फूल जाएगी। अब बढ़ते हैं 5.3 का बी। इस प्रकार एक कवच रहित अंडा, कवच रहित मतलब कि जिसमें पहले से ही कवच हटा हुआ है, ठीक है, अंडा नमक के सांद्र विलयन में रखें, अंडा को नमक के सांद्र विलयन में रखें और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करें। कह रहा है कि अंडा को कवच को हटा लेना है और उसे नमक के सांद्र विलयन में रख लेना है, ठीक है, मतलब कि जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, अर्थात विलयन गाढ़ा ज्यादा हो, ऐसे विलयन में 5 मिनट तक उसको रख लेना है। अवलोकन करें, अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि अंडा के अंदर का जो भी पानी होगा वह बाहर चला जाएगा, अर्थात नमक वाले विलयन में चला जाएगा, क्योंकि अंडे के अंदर का कंसंट्रेशन हाई था और बाहर में लो था, ठीक है। तो अब पानी कहाँ चला जाएगा? अब पानी अंदर से बाहर चला जाएगा। क्यों? कह रहा है कि अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? जल अंडे से नमक के विलयन में आ जाता है, जल अंडे से नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अंडे से अधिक सांद्र है। क्लियर है? नमक का घोल जो है अंडा से अधिक सांद्र है, इसीलिए शुद्ध गति कहाँ होगा? अंडे के अंदर से बाहर होगी। इसी प्रकार एक क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। आप इस प्रकार से किशमिश को ले सकते हैं और किशमिश को लेकर के और एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विषय पे आपको एक और एक्टिविटी दिया गया है 5.4, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो। तो जल में रखिएगा तो क्या हो सकता है? या तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या तो वो फूल जाएगा, या तो वो सूख जाएगा। यही 3 कंडीशन होंगे, ठीक है। और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे नमक अथवा शक्कर के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। ए, जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल को ग्रहण करके फूल गई, चूंकि जो सूखी किशमिश होगी उसका झिल्ली जो है सो जल को अवशोषण कर लेगी। जल को अवशोषण इसलिए कर ली क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा कम थी, ठीक है, अर्थात जल का कंसंट्रेशन कम था और बाहर आवरण में जल की मात्रा ज्यादा था, कंसंट्रेशन ज्यादा था। बी, जब उन्हें सांद्रित जल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ गई। जब उन्हें अधिक सांद्र विलयन में रखा गया, ठीक है, तो यहाँ तो सूखी खुबानी या जो किशमिश है उससे जल कहाँ चली जाएगी? अंदर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, जिससे कि उसका आकार क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे जो अंडे के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला जो रिएक्शन है ये आपको 10th क्लास में भी मिल जाएगी, बट अभी आपको हम केवल बायोलॉजी सेक्शन को ही उठा रहे हैं, तो आपको इसको याद रख लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 10th क्लास में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पूछता है कि यदि हम HCl को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक कौन सी गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको मालूम ही होगा कि HCl बहुत पावरफुल एसिड है, ठीक है, जो कि हमारे शर्ट पैंट या फिर किसी भी चीज पर अगर एक बार गिर जाए तो वह आपको जला सकता है। ये वेरी हार्मफुल डेंजरस एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या अभी हमने डिस्कस किया। अभी मैंने डिस्कस किया आपको अल्प परासरण दाबी विलयन, फिर मैंने डिस्कस किया आपको सम परासरण दाबी विलयन, फिर मैंने आपको डिस्कस किया अति परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है? तो यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें अंदर का कंसंट्रेशन कम हो और बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो जल बाहर से कहाँ आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी? जिससे कोशिका फूल जाएगी। क्लियर है? ठीक। उसके बाद सम परासरण दाबी विलयन क्या होता है? यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर के कंसंट्रेशन का लेवल बिल्कुल समान हो, तो समान होगा तो इस स्थिति में जल की जो मात्रा अंदर आएगी उतनी ही मात्रा जल बाहर चली जाएगी, जिससे कि उसके आकार एवं आकृति में विशेष रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? तीसरा, यदि कोशिका को बाहर वाला विलयन, अच्छा तीसरा में क्या है? तीसरा में हो जाएगा अति परासरण दाबी विलयन। तो अति परासरण दाबी विलयन क्या होता है? यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें अंदर जल की मात्रा अंदर जल की मात्रा बाहर हो, अंदर जल की मात्रा अधिक हो और बाहर जो भाग है उसमें जल की मात्रा कम हो, तो यहाँ से शुद्ध गति, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ अंदर में हाई हो गया और बाहर में कंसंट्रेशन लो हो गया, तो शुद्ध गति यहाँ से बाहर चली जाएगी, जिससे कि कोशिका क्या हो जाएगी? जिससे कि कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है।
और ये एक्टिविटी ए 5.3 का ए और बी मैंने करा दिया है, ठीक है। और फिर उस विशेष पे 5.4 में भी मैंने कुछ एक्टिविटी था उसे भी मैंने करा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। और हम इसका ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।